हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज फिर से एक बार हिस्ट्री क्लास 12th चैप्टर फर्स्ट की जो सीरीज चल रही है उसके अंतर्गत अगला प्रश्न लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। तो आइए आप पेन और कलम लेकर कुछ मिनट के लिए एक साथ होके और इस प्रश्न को हल करने का प्रयास करते हैं। प्रश्न को हल करेंगे, साथ में आप थोड़े से समझना भी कि ये प्रश्न को हम कैसे घटा बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये 500 शब्दों का प्रश्न है। इसमें सारे तो 500 शब्द तो मैं लेके नहीं आया, तो आप इसको मैं समझाऊंगा तो आगे पीछे आगे घटा बढ़ा भी आप सकते हैं अपने हिसाब से। प्रश्न है प्यारे बच्चों, चर्चा कीजिए पुरातत्वविद किस प्रकार अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं। अतीत मतलब होता है बीते हुए। मैंने आपसे जब इंडस वैली का शुरुआत की थी तभी मैंने आपको बताया था कि इंडस वैली में पुरातत्वविदों का विशेष महत्व हो जाता है। पुरातत्वविद का मतलब होता है जो खुदाई में प्राप्त सामग्री के अध्ययन को करते हैं, उन्हें पुरातत्वविद या आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं। इतिहास से पहले का जो कालखंड है वो आर्कियोलॉजी कहलाता है, और आर्कियोलॉजी यानी पुरातत्व, पुरातत्व का जो अध्ययन करते हैं वो पुराविद कहलाते हैं। ठीक, तो मैंने आपको इकाई शुरुआत से ही बता रहा हूं कि सिंधव सभ्यता बहुत ही विकसित सभ्यता थी, लेकिन इस सभ्यता के साथ एक दुर्भाग्य ये जुड़ा हुआ है कि इस सभ्यता में लोग पढ़े लिखे थे, उन्हें लिखने का भी ज्ञान था और वो लिखावट छोड़ के भी गए हैं, लेकिन दुर्भाग्य से अभी तक प्यारे बच्चों वो लिखावट को पढ़ा नहीं जा सका है। इसलिए हड़प्पा सभ्यता की जो भी जानकारी आपके सामने आ रही है वो अनुमान के आधार पर है, और अनुमान कैसे पुरातत्वविद जानते हैं, जिस चीज को मिल रही है उस चीज के आधार पर वो उसका अध्ययन आपके सामने रखते हैं कि ये चीज इसलिए होगी। जैसे कपास मिल रहा है तो स्वाभाविक है कपड़ा पहनना जानते होंगे। अब वो कपड़ा कैसे पहनते थे, क्या करते थे, इसमें थोड़ा बहुत हो सकता है ना, खेती करते थे, फसलें मिली हैं वहां पर, तो ये सारी चीजों से ही पुरातत्वविद अतीत यानी पुराने काल का क्या कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं, और आप और हमारे सामने ये लेके आ रहे हैं कि इंडस वैली में ये चीज प्रचलन में थी, इस प्रकार की व्यवस्थाएं थी, शासन व्यवस्था क्या थी, निवास क्या था, खेती कैसे होती थी, है ना। इससे संबंधित जो भी अध्ययन है वो पुरातत्वविदों के द्वारा ही एक अनुमान या वहां पर विभिन्न स्थलों से प्राप्त सामग्री के आधार पर किया गया है। तो आइए आंसर को देखते हैं प्यारे बच्चों। अभी तक हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है, जैसे कि मैंने आपसे अभी कहा। ठीक, फिर ऐसे में पुरातत्वविदों के लिए खुदाई में प्राप्त वस्तुएं ही अतीत के पुनर्निर्माण में सहायक रहती हैं। जो चीजें मिली हैं उसके आधार पर अनुमान लगा लेते हैं। ठीक, जैसे इंडस वैली से पकी हुई मिट्टी का हल मिला है तो स्वाभाविक बात है कि वो खेती करने जानते थे, तभी तो हल बनाएंगे। अपन जैसे कोई भी कभी चित्र बनाते हैं या अपन कोई इमेजिन करते हैं तो स्वाभाविक बात है उससे थोड़ा बहुत चीज जानते हैं तो इमेजिन करते हैं, है ना। ऐसे ही जो चीज मिल रही है उससे अनुमान लग रहा है कि ये चीज उस समय प्रचलन में रही होगी। हड़प्पा सभ्यता के संबंध में पुरातत्वविद के अग्रलिखित निष्कर्षों से यह बात और भी स्पष्ट हो जाती है। जैसे कैसे बेटा, कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य एवं अन्य हड़प्पाई स्थलों से मिले अनाज के दाने व भूसी से पुरातत्वविदों हड़प्पा काल में कृषि के विषय पर या हड़प्पा काल की कृषि के विषय पर पता लगाया कि लोग किस प्रकार से कृषि कार्य करते थे, कौन कौन सी फसलें उगाते थे। पिछले वीडियो में जब मैंने आपको पढ़ाया था कृषि और उसके बारे में तो मैंने बताया था कि वो जौ करना जानते थे, चावल की भूसी मिली हुई है लोथल से, है ना, कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, सरसों जैसे राई मिले हैं, जौ के साक्ष्य मिले हैं, कपास के साक्ष्य मिले हैं। तो स्वाभाविक बात है कि वो खेती करते थे, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले तो और बात प्रमाणित हो गई। किस प्रकार से खेती करते थे, अब उसका उन्होंने जुते हुए खेत के आधार पर पुरातत्वविदों ने अनुमान लगा लिया। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, कभी कभी पुरातत्वविदों को अप्रत्यक्ष साक्ष्यों का भी सहारा लेना पड़ता है। जैसे
जिससे मैं अभी बात कर रहा था कि हड़प्पा सभ्यता के स्थल से कपास यानी कपड़े का टुकड़ा मिला, तो स्वाभाविक बात है कि वो कपास की खेती करते थे, कपास के भी साक्ष्य मिले। अब वो कैसे कपड़ा पहनते थे, कपड़े का उपयोग किस प्रकार से होता था, तो ये क्या हो गया, ये अप्रत्यक्ष रूप से सहारा लेना पड़ता है। जो बात कह रहे हैं ना कि अप्रत्यक्ष साक्ष्यों का सहारा लेना पड़ता है। कैसे अप्रत्यक्ष? अब उनको उस काल में मिली हुई मूर्तियों पर, छपाई के आधार पर ये पता लगाना पड़ रहा है कि वो कैसे कपड़े पहनते थे, कपड़े किस प्रकार के डिजाइन के बने होते थे, महिलाएं कौन से कपड़े पहनती थीं, पुरुष कौन से कपड़े पहनते थे, क्योंकि कपड़े पहने हुए पुरुष महिलाएं मिले तो है नहीं उनको, या कोई लिपि जो मिली उस पर लिखी होगी तो वो पढ़ नहीं पाए हैं कि वो शर्ट पहनते थे कि पैंट पहनते थे कि कमीज पहनते थे कि धोती लगाते थे, धोती किस प्रकार से लगाते थे, है ना, महिलाओं का कौन कौन सा वस्त्र होता था, इसके लिए एक अनुमान लगाना पड़ा। वो अनुमान किस पर लगाना पड़ा प्यारे बच्चों? वहां पर मिली हुई मृण मूर्तियों पर। तो ये क्या हो गया, कभी कभी पुरातत्वविदों को अप्रत्यक्ष साक्ष्यों का सहारा लेना पड़ता है। उदाहरण के लिए, हालांकि कुछ हड़प्पा स्थलों से कपास के टुकड़े मिले, जिसमें मैं बार बार बात कर रहा हूं, लेकिन पर पहनावे के विषय में जानने के लिए अप्रत्यक्ष साक्ष्यों जैसे मूर्ति चित्रण पर निर्भर रहना पड़ता है, तभी तो पता लगेगा, क्योंकि कोई बताने वाला तो है नहीं, कोई पुरुष तो है नहीं, कोई महिला तो है नहीं, लिखावट से पता नहीं लग रहा है। तो फिर वो जो मूर्ति जिस प्रकार में है तो उससे उन्होंने इमेजिन कर लिया, क्योंकि मूर्ति हम किसकी बनाते हैं, जिसका हम जैसे भगवान की कोई फोटो बनाता है तो देखना कोई दूसरी आकार का बनाएगा, कोई दूसरी आकार का बनाएगा, क्योंकि उसके मन में जो मस्तिष्क में जो चीज रहती है वो उसको उकेर देता है, तो अपने समकालीन लगभग उकेरता है, तो इसलिए उन्होंने इसका अनुमान लगा लिया। तीसरा, हड़प्पा स्थलों से प्राप्त सामग्री के आधार पर पुरातत्वविद उस काल की सामाजिक आर्थिक स्थिति जान सके। खुदाई वस्तुएं मिली, उस आधार पर उन्होंने अनुमान लगाया कि उस काल की सामाजिक कंडीशन कैसी थी, आर्थिक कंडीशन कैसी थी, सोशल और क्या कहते हैं इकोनॉमिक कंडीशन का उन्होंने पता कैसे लगाया, उस काल पे मिली वस्तुओं के आधार पर। इस पर प्रश्न भी एक पिछले वीडियो में डला है कि सामाजिक आर्थिक भेद था क्या वहां पर, है ना। वे इस बात का पता लगाने में भी सफल रहे कि इस काल में सामाजिक आर्थिक भेद थे। जैसे इंडस वैली के हड़प्पन कल्चर के बहुत सारे स्थलों से, मैंने जैसे कल का भी पिछला वीडियो में बता रहा था कि आवास व्यवस्था में क्या कहते हैं मोहनजोदड़ो से दो प्रकार की आवास मिली, एक सामान्य आवास, एक दुर्गनुमा आवास। तो दो प्रकार के लोग हो गए ना। मैंने पिछले और वीडियो में पढ़ाया था कि ये वहां पर शवाधान मिले हैं, जिनको कब्र कहते हैं, कब्र मिली हैं, उनमें क्या कहते हैं कुछ अलंकृत कब्रें हैं, उनमें ईंटों की कुछ सामान्य हैं, तो सामान्य लोगों की सामान्य कब्र होंगी, जो क्या कहते हैं कुलीन या धनाढ़ वर्ग से होंगे, उनकी सामग्री भी उनके बहुत विलासतापूर्ण वस्तु उनके साथ रखी हुई थी। तो इससे उन्होंने क्या कर लिया बेटा, पता लगा लिया कि पता लगाने में सफल रहे कि क्या इस काल में सामाजिक आर्थिक भेद थे। इसके लिए उन्होंने भिन्न विधियां अपनाई, जैसे बसाहटों का अध्ययन तथा समाधानों एवं वहां से प्राप्त सामग्री का अध्ययन से पता लगा लिया। अब चाहे तो इसमें आप बढ़ा सकते हैं, पॉइंट अगला पॉइंट कर सकते हैं, जैसे वहां की आप धार्मिक स्थिति का पता लगा सकते हो। अगर आप इंडस वैली को पढ़ेंगे, हड़प्पन कल्चर को पढ़ेंगे, तो उसमें आप क्या कहते हैं धार्मिक कंडीशन को देखेंगे आप, तो उसमें आपको पता लग जाएगा। जैसे आपने पढ़ा होगा तो जरूर आपको पता होगा कि वहां के लोग क्या कहते हैं पाशुपति शिव की पूजा करते थे, मातृ देवी की पूजा करते थे, कुबड़ वाले बैल की उनके लिए पूजनीय था। कौन कह रहा है ये सब बातें? वो लोग कहने आए क्या कि नहीं मेरे तो कुबड़ वाला बैल। अब कुबड़ वाला बैल मतलब नंदी, भगवान शिव का जो है वो नंदी है। अब मैं आज थोड़ा समय कम निकाल पाया, नहीं आपको भी सारी चीजें मैं स्कैन नहीं कर पा रहा हूँ, एक दिन समय निकाल के मैं अलग से वीडियो डाल दूंगा, तो आपको क्लियर से सामता कर लेना, तभी आप थोड़ा सा मेरे समझने पर, और आप खुद सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि पशुपतिनाथ की पूजा करते थे, जिसमें से कल भी मैंने समझाया था। तो पशुपति कौन कह रहा है, क्योंकि मुद्रा मिली उस पर पशुपति शिव की पूजा है। अब मैंने कहा एक नर्तकी की फोटो है, तो मैं कैसे कह देता हूं कि वो नर्तकी है? वो तो आम महिला भी तो हो सकती है। नहीं, आम महिला नहीं थी, वो नर्तकी थी। कैसे थी? वो ऐसे थी जैसे मैंने कल बताया था कि उसकी जो आकृति है खड़े होने की, वो एक नर्तकी के रूप में दिख रही है।
ऐसे खड़ी हुई है और वो उस पे यहाँ बहुत सारी वो चूड़ियां पहने हुए हैं और दिख रही है। मातृ देवी का पूजा कैसे लगा लिया? सब साधारण महिला भी तो हो सकती है, आप मातृ देवी क्यों बोल रहे हैं? साधारण महिलाओं की भी फोटो थी, मातृ देवी की फोटो मूर्तियां थी, बट कैसे पता लगाया ये साधारण महिला की, ये मातृ देवी की है? तो ऐसे पता लगाया प्यारे बच्चों कि वो धूसरित थी, उसके सामने पूजा हो रही थी तो उसमें धुएं का चित्र है और बहुतायत मात्रा में मिल रही है। आपने कैसे पता लगा लिया कि वो गाय पूजनी नहीं थी, वहां बैल पूजनी है? क्योंकि बहुतायत फोटो कुंवर वाले बैल की मिल रही है। तो स्वाभाविक बात है जिसकी बहुतायत मिलेगी वही तो पॉपुलर प्रचलन में होगा। इस प्रकार से विद्वानों ने ये अनुमान लगाया। वहां शिवलिंग भी मिले हैं, योनि पूजा के भी साक्ष्य मिले हैं, सूर्य पूजा के भी साक्ष्य मिले हैं। ये कोई, फिर से मैं दोहरा रहा हूं, कोई कहने वाला नहीं है। विभिन्न पुरास्थलों से प्राप्त सामग्री के आधार पर उनकी धार्मिक दशा का भी ज्ञान हो गया। सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार का भी इसमें आप कर सकते हैं। जो अगला 5वां पॉइंट डाल सकते हैं, कैसे डाल सकते हैं कि उनकी मुद्राएं अन्य देश में उस समकालीन सभ्यताओं में मिली हैं। तो और क्या कहते हैं, ये तो एक रीजन हो गया। दूसरे रीजन में बार बार आपको बताता चला आ रहा हूं कि सिंधु घाटी सभ्यता से बहुत सारी मुद्राओं पर नाव के, जहाज के चित्र अंकित हैं और लोथल से उस समय का बंदरगाह प्राप्त हुआ है जो गुजरात में है, अरब सागर में स्थित है। तो स्वाभाविक बात है प्यारे बच्चों कि बंदरगाह जहां होगा वहां देशी और अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता होगा। तो अपनी समकालीन सभ्यताएं थीं, उन सभ्यताओं से उनका व्यापार लेन देन होता था। इस प्रकार से प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को आप हल कर सकते हैं कि चर्चा कीजिए कि पुरातत्वविद किस प्रकार से अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं। तो इन सारे बिंदुओं के आधार पर आप बहुत अच्छे से प्रश्न हल कर सकते हैं कि इन चीजों पर पुरातत्वविद अतीत का निर्माण करते हैं। अगले वीडियो के साथ मैं फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।